अच्छा, वैसे अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें वैसे लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि थ्री लॉज हैं डिफरेंट। लेकिन एक्चुअली आई थिंक कि जिस तरह से लोग समझते हैं ना कि तीनों लॉज इंडिपेंडेंट हैं, उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं तीनों के तीनों लॉज। पर कई दफ़ा आपने शायद सुना होगा कि जो सेकंड लॉ है दरअसल वो ही फंडामेंटल लॉ है, और जो बाकी दोनों लॉज हैं वो उससे डिराइव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट लॉ की बात करो तो काफ़ी लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक स्पेशल केस है सेकंड लॉ का, राइट? सो लेकिन ये बात ये है कि फर्स्ट लॉ जो है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल कई लोग ये समझते हैं कि ओहो सॉरी क्या अजीब है कि कई लोग काफ़ी लोग हो सकता है कि ये समझें कि फर्स्ट लॉ जो है उसमें वो दरअसल सिर्फ आ सकता है सेकंड लॉ से। अगर हम फॉर एग्जांपल सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स को जीरो पुट कर दें, जो वो है टोटल एक्सटर्नल फोर्स, तो फर्स्ट लॉ आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ जीरो एक्सटर्नल फोर्स, ओह माय गॉड, जीरो एक्सटर्नल फोर्स वी गेट जीरो एक्सेलरेशन। ओके, आई थिंक दूसरा कर रही है, तो जीरो वी गेट जीरो एक्सेलरेशन, राइट? बट बात ये है कि फर्स्ट लॉ जो है वो ये बताता है कि ये जो है फर्स्ट लॉ ये हर फ्रेम में सही नहीं है। यानी कि कुछ खास फ्रेम्स हैं जिसमें ये सही होगा, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा। यू नो बात करते हुए खेलना इज नॉट वेरी इजी। करते हुए खेलना इज नॉट इजी। तो यानी कि कुछ एक्सप्लेन करते हुए खेलना इज नॉट इजी। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कि जो फर्स्ट लॉ है उसकी एक और इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि ये फर्स्ट लॉ है ये हर फ्रेम में सही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो दरअसल ये कहता है कि देयर आर इनर्शियल फ्रेम्स, क्योंकि फर्स्ट ओह माय गॉड मैं कहता कि हाँ, तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमेशा सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरी एक वीडियो थी न्यूटन्स लॉज पे, आई थिंक अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके वो, कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो हर फ्रेम में सही नहीं है, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में सही है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो दरअसल सिर्फ एग्जिस्टेंस बताता है कि इनर्शियल फ्रेम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? लेकिन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो भी दरअसल न्यूटन के सेकंड लॉ से आ सकता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ दरअसल वो है, क्या कहना चाहिए, पिवटल लॉ है, जिसके इर्द गिर्द बाकी तमाम लॉज घूमते हैं। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो सेकंड लॉ से आ सकता है? वेल, उसके लिए सिंपल तरीका एक ये है कि आप सपोज करो कि आपके पास दो बॉडीज हैं, ए एंड बी पार्टिकल्स हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल। तो अब चूंकि ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि चूंकि इन पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो टोटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो भी जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब है कि सिस्टम पे टोटल फोर्स जो है वो भी जीरो है। ओह माय गॉड! तो जो सिस्टम में जो टोटल फोर्स है वो दरअसल इक्वल है जो पार्टिकल वन पे फोर्स है और जो पार्टिकल टू पे फोर्स है, उनको हम ऐड करें तो उसके इक्वल है। बट इट टर्न्स आउट कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि, जैसे कि मैंने कहा कि टोटल फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या कहते हैं पार्टिकल वन पे फोर्स है और जो पार्टिकल टू पे फोर्स है वो दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि न्यूटन का थर्ड लॉ है वो दरअसल आ सकता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अच्छा, वैसे वैसे आमतौर पे खेलना इतना आसान होता है, लेकिन बात करते हुए खेलना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। यानी बात करते हुए खेलने का मसला नहीं है, एक्सप्लेन करते हुए खेलना, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें सोचनी पड़ी साथ साथ, राइट? वैसे मैंने अभी अल्ट्रा हार्ड की हुई है, हो सकता है कि मुझे मीडियम करके खेलूँ तो ज़्यादा आसान लगे बात करते हुए खेलना। खैर, तो एक और बात ये कि क्या कहना चाहिए मुझे, कि कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि न्यूटन के जो लॉज हैं, खासतौर पर फर्स्ट लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा वो है, कॉमन सेंस की बात है ये, कि ऑब्वियसली ये बात सच है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो मुझे भी लगा था कि ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि आई थिंक मैंने न्यूटन क्लास में जो मेरी वीडियो थी पहले उसमें मैंने बताई थी ये बात, लेकिन मैं दोबारा बात कर देता हूँ इसकी आज। ओ कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक बस है, तो उस बस में एक बंदा है जो सीट पे बैठा हुआ है, तो और सपोज करो कि बस में सीट बेल्ट होती नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना, बात करते हुए खेलना मुश्किल है। तो वैसे बस में सीट बेल्ट नहीं होती, लेकिन सपोज करो कि एक सीट बेल्ट है, राइट? तो अब आप ये सपोज करो कि उस बंदे ने सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो बस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि बस और वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और सपोज करो कि एक और इंसान है जिसको सीट नहीं मिली थी, तो वो क्या कर रहा है कि वो ना खड़ा हुआ है बस के अंदर, तो वो बस से जुड़ा नहीं हुआ, राइट? तो अब सपोज करो जब बस वो करेगी, ब्रेक लगाएगी, तो आपने देखा है कि जो लोग खड़े होते हैं वो एकदम से झटका सा फील होता है, वो आगे की तरफ जाते हैं। तो
क्या कहते हैं अब अगर हम उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें जो कि बस की सीट पे बैठा हुआ है, तो उसका मतलब वो ये देखेगा कि उस पर फोर्स लगी कोई नहीं है, लेकिन वो एक्सेलरेट किया है बस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगी है, वो बस खड़ा हुआ था, उस पर कोई फोर्स नहीं लगी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, तो आ, लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेट किया बस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वायलेट हो जाता है। और आप देख सकते हो ऐसा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि बस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं रही है एज सुन एज बस ब्रेक लगाती है, राइट। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इतना भी कॉमन सेंस नहीं है अगर आप उसको डिफरेंट सिनेरियोज में देखो। और हो सकता है कि आपने अंडरग्रेड में ये पढ़ा हो कि ये फोर्सेस क्या कहलाती हैं। अगर आप यानी कि अगर आप न्यूटन लॉज को अप्लाई करना चाहो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में, तो यू हैव टू एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर फोर्सेस, और उनको हम कहते हैं फैंटम फोर्सेस या नॉन न्यूटोनियन फोर्सेस या सूडो फोर्सेस, राइट, या फिर नॉन इनर्शियल फोर्सेस। अब इस बस वाली केस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि उस पर एक और फोर्स लगी है बंदे पे, हालांकि वो किसी सोर्स से नहीं आई। इनको रियल फोर्सेस नहीं कह सकते हम। लिसा से खेलने लगो, लिसा बहुत मारती है। तो अ, ये दरअसल थोड़ी सी डिस्कशन है न्यूटन के थ्री लॉज के ऊपर। इनफैक्ट आई कैन टेल यू समथिंग मोर। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सबसे ज़्यादा डीप है। आप ये भी पूछ सकते हो कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, अगर हम उसको देखें डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में फॉर एग्जांपल, तो तो आप ये देख सकते हो कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव आता है किसका, पोजीशन का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब ज़्यादा अगर आप इक्वेशंस से वाकिफ हो फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल फील्ड इक्वेशन से, तो यू विल सी के फिजिकल लॉज में ज़्यादातर स्टीव फॉक्स बहुत मारता है, फिजिकल लॉज में ज़्यादातर आते हैं सेकंड डेरिवेटिव्स। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि थर्ड डेरिवेटिव्स क्यों नहीं आ रहे हैं एंड सो ऑन। पर उसकी रीज़न थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि द फिजिकल सिस्टम्स विच हैव सेकंड डेरिवेटिव्स इन देयर इक्वेशंस ऑफ मोशन आर स्टेबल। ओह माय गॉड। तो जो थर्ड डेरिवेटिव्स हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि, यानी उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि फिजिकल सिस्टम स्टेबल नहीं रहते हैं अगर यू हैव थर्ड डेरिवेटिव्स इन योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। यार मुझे पहली बार पता था कि इसने मार देना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, इसमें सेकंड डेरिवेटिव आने की ये एक वजह है बड़ी। उसकी एक और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों, यानी कि आप ये तो जानते हो कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन फॉर गिवन फोर्स शुड डिक्रीज। तो ये तो हमें समझ आती है कि चलो वो जो एक्सेलरेशन है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए मैथ के। लेकिन हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैथ, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए। क्योंकि अगर ऐसा ऐसा होता कि एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए, तब भी एक्सेलरेशन कम होती मैथ के बढ़ने से। वेल उसका एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट आप इस तरह से देख सकते हो कि सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है जो कि दो मैसेज से मिलकर बनी है, राइट। तो अगर ऐसा हो कि हम उस टोटल के टोटल सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर करें और फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस टोटल सिस्टम पे फोर्स क्या लग रही है। तो इट टर्न्स आउट कि जो ऑब्वियसली ये बात मेरे को समझाने वाली बात नहीं है कि जो टोटल फोर्स लग रही होगी सिस्टम पे, दरअसल वो मैथ वन यानी कि पार्टिकल वन और पार्टिकल टू पे जो मैसेज, सॉरी, जो फोर्सेस लग रही हैं उनके सम के इक्वल होगी, राइट। फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा, अब इस सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर हम पता करें क्या है, तो वो क्या होनी चाहिए। वेल यू कैन वर्क दैट आउट यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन एक फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज करो कि क्या कहते हैं, इन दोनों पार्टिकल्स की हम अलग अलग अगर क्या कहते हैं एक्सेलरेशन निकालें, तो इट टर्न्स आउट कि ये दोनों क्या कहते हैं, और मैं ये क्वेश्चन ये सपोजिशन ले रहा हूँ, मैंने फिर बताई नहीं पहले बात की, कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो इट टर्न्स आउट, अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन करो, आप सपोज अगर आप ये सपोज करो फॉर एग्जांपल कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो एफ इज इक्वल टू एम में नहीं है। सपोज करो कि वो एफ इज इक्वल टू एम की पावर एन टाइम्स ए है। ओके, तो फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एम एन एन क्या होना चाहिए, यानी एन दरअसल क्या है, एम की पावर है, वो क्या होना चाहिए अगर अम, अ, दोनों ये जो दोनों आंसर्स जो हैं ये एग्री करते हैं। तो इट टर्न्स आउट कि एन हैज़ टू बी वन। तो मैथ की जो फर्स्ट पावर है उसका आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है न्यूटन के सेकंड लॉ में। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि न्यूटन के सेकंड लॉ में इक्वेशन वो जो है एक्सेलरेशन की फर्स्ट पावर क्यों है। दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन। इसका कोई इतना कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक इस पे कुछ मुझे मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मुझे सही तरह से याद नहीं है।
कि लोग इस सपोज करो कि अगर हम एक्सेलरेशन की पावर लेते हैं तो वी हैव टू सेट some upper bounds on the error in the power. So the upper bounds are very very small actually. The errors are very small. मुझे सही तरह से याद नहीं, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था मुझे, लेकिन अब याद नहीं है, मैं फिर बताऊंगा ये बात। इसके अलावा एक और बात थी जो मुझे याद नहीं आ रही अब, और वो ये थी कि मैं क्या थी मुझे नहीं याद, हाँ, और वो ये थी कि ये जो इनर्शियल, वैसे में ग्रेविटेशन की तरफ चले जाएंगे हम, कि क्या कहना चाहिए मुझे, हाँ, कि हाउ डू वी नो कि जो मैथ आ रहा है न्यूटन के सेकंड लॉ में, जो कि इनर्शियल मैथ है, वो और जो मैथ न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में आ रहा है, वो दोनों मैथेज सेम है, यानी कि इसको हम इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसका मुझे आई थिंक बाउंड याद है, इसमें इसका बाउंड है कि जो डिफरेंस होना चाहिए इनर्शियल मैथ और ग्रेविटेशनल मैथ में, वेल इट हैज़ टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यार बात करते हुए खेलना बड़ा मुश्किल है, इट हैज़ टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ आई थिंक 1 in 100 billion, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत छोटा है, एक्चुअली ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल है जनरल रिलेटिविटी के ठीक होने के लिए, बिकॉज अगर जो इनर्शियल मैथ है और जो ग्रेविटेशनल मैथ है अगर वो डिफरेंट हो तो जो आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है दैट इज नॉट ट्रू। और फिर उस जनरल रिलेटिविटी असल में खड़ी ही इस चीज़ पे है कि जो ग्रेविटी है दरअसल ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टाइम है, ना ना कि प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम फील करते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टाइम है, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ दी बॉडी। और इधर असल वैल्यू सॉरी हिंज करता है इसी फैक्ट पे कि जो इनर्शियल मैथ है और जो ग्रेविटेशनल मैथ है दे आर सेम। यार एक तो बात करते हुए डिफरेंट मूव सोचना भी मुश्किल है छोड़ो। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।